इंग्लिश है उसके पॉइंट ऑफ ग्लिच्ड है स्क्रीन? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वर्ब अग्रीमेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो, जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं या कहीं लिखते हैं या कोई हमारे पेपर के अंदर स्पेशली एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। और आज मैं आपको जो जो पॉइंट्स बताऊंगी, जो जो रूल्स बताऊंगी ना, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये चीजें भी होती हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये करके एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक डिस्कस करूंगी, बेसिक डिस्कस करूंगी। और पहला बेसिक मेरा ये होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज सब्जेक्ट? इंग्लिश एज ए लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में व्हाट इज सब्जेक्ट? ओके, रायना सेज डूअर। ओके, एनीवन एल्स जो बताना चाहेगा व्हाट इज सब्जेक्ट? ओके, मैं एक लाइन लिखती हूँ, लाइन लिखती हूँ। मेरी क्लास में एक बच्ची है, ओके, स्मृति। स्मृति इज अ पर्सन इन माई क्लास। मैंने लिखा स्मृति, स्मृति गोज टू, स्मृति गोज टू स्कूल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप बता सकते हो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? स्मृति। यस, एक्सीलेंट, स्मृति। सब्जेक्ट बेसिकली सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, काम कौन कर रहा है। अब सपोज करो, ठीक है, जो जो बंदा, जो इंसान, जो चीज मेजरली काम कर रहा होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जॉन इज अ बॉय, मैं बोलती हूँ जॉन प्लेज इन द गार्डन। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? जॉन। वेरी सिंपल, कैसे? क्योंकि जॉन है जो यहाँ पे काम कर रहा है, जॉन है जो यहाँ पे काम कर रहा है। बेसिक्स में यही मैंने आपको बताना है, सब्जेक्ट। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में सिंपल सी चीज को याद रखना, सब्जेक्ट वो चीज है, वो इंसान है जो कोई काम कर रहा हो। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट क्लैरिटी होगी कि काम कौन कर रहा है, जो कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। सेकेंड चीज जो मैं मेन फोकस करने वाली हूँ वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अगर तुम्हें इन दोनों चीजें के बारे में पता है तो तुम्हारा आधा से ज्यादा काम ठीक हो जाएगा। वर्ब क्या होता है? ये तो मुझे पता लग गया कि जॉन खेल रहा है, स्मृति इज गोइंग टू द स्कूल, बट वर्ब क्या होता है? यस, अब देखो, स्मृति और जॉन ने मुझे ये, स्मृति और जॉन से मुझे ये बात पता लगती है कि ये दोनों लोग काम कर रहे हैं। वर्ब से मुझे ये पता लगता है कि क्या काम हो रहा है। एक्शन वर्ड या कोई भी डूइंग वर्ड जो होता है ना, डूइंग वर्ड, जिससे मुझे पता लगता है कि काम क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्ब। यस, एक्सीलेंट। ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो मुझे बताए कि काम क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्ब। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिक तुम्हें समझ आ जाएगा तो आधा काम तुम्हारा यहीं के यहीं ठीक हो गया। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला स्मृति गोज टू स्कूल, मुझे इतना पता लग गया कि स्मृति मेरी सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रही है। अब क्या काम कर रही है? स्कूल जाने का, तो ये मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है। जॉन, जॉन मुझे पता लग गया मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि जॉन तो काम कर रहा है। और जॉन क्या काम कर रहा है? ही इज प्लेइंग, ही प्लेज, तो मुझे पता लग गया मेरा एक्शन वर्ड या मेरा डूइंग वर्ड जो है, वो है प्लेस। ठीक है, मेरा डूइंग वर्ड 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 है प्लेस।
इज दैट ओके विद एवरीवन? क्या ये बात सबको समझ आ गई? मुझे पता है स्क्रीन के अंदर कुछ ना कुछ ग्लिच चल रहा है, दिस समथिंग रॉन्ग विद दिस। मुझे बताते जाना साथ साथ, किसी को भी दिक्कत आएगी तो। चलो ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। और सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, और क्या काम करता है उसको कहते हैं हम वर्ब, वो होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। ठीक है, इतना बात तुमको समझ आ गई तो नेक्स्ट चले हम लोग। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना थी? क्योंकि देखो ये हमारी जो क्लास है ना, मेरी क्लासेस स्पेशली ऐसे चलती है, बेसिक लेवल, फिर लेवल 1 2 3 करके। अभी हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखनी है, और तो शुरू में अपने बेसिक्स क्लियर रखना। अब सेकेंड चीज जो मैं तुम्हें बताने लगी हूँ वो है बेसिक्स ऑफ सिंगुलर प्लूरल। अब जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ना, मैं इसकी हेडिंग को ब्रेक करती हूँ। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट? यस, हाँ, आपस में मेल जोल। समझ लो सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में मेल जोल। तो मेरे पास ना, सपोज करो एक मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, और मैंने बिजनेस में एक मशीनरी लगानी है, और वो मशीनरी है 10 लाख रुपए की। तो ऑब्वियसली मैं उसी पार्टी को बेचूंगी ना जिस पार्टी के पास 10 लाख रुपए होंगे। इसी तरह से अग्रीमेंट, अग्रीमेंट उन लोगों के बीच में होती है जो बराबर के होते हैं, जो बराबर के होते हैं। ये बात याद रखना, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी जो वर्क रिलेशनशिप होता है वो बराबरी में होता है। तो यहाँ पे भी हमेशा याद रखना, जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो हमेशा बराबर होंगे। अब ये मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात कह रही हूँ, बड़ा सिंपली समझाऊंगी तुम्हें कैसे। सब्जेक्ट और वर्ब, अब बराबर की बात करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, वो दोनों बराबर होने चाहिए। कभी भी अग्रीमेंट किन्हीं भी अनइक्वल लोगों के बीच में नहीं होगा, हमेशा इक्वल लोगों के बीच में होगा। अब देखो, इतनी सी बात अगर तुम्हें समझ आ गई तो मैं तुम्हें आगे बताती हूँ कैसे। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने बात की हमारी क्लास के एक बच्चे के साथ के बारे में, साहिल के बारे में। साहिल यहाँ पे एक इंसान है कि एक से ज्यादा? साहिल यहाँ पे एक है कि एक से ज्यादा? एक। तो इसका वर्ब क्या होगा? वर्ब एक होगा कि एक से ज्यादा? वन। एक्सीलेंट। तो जब साहिल मेरा सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने बोला बॉयज, बॉयज मेरा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है कि एक है कि एक से ज्यादा है? प्लूरल है। एक्सीलेंट, दिस इज मोर देन वन। एनीथिंग दैट इज मोर देन वन इज प्लूरल। एनीथिंग दैट इज मोर देन वन इज प्लूरल। अब एक बात बताओ, जब बॉयज एक से ज्यादा है तो इसके साथ वर्ब जो लगेगा वो एक लगेगा कि एक से ज्यादा? ऑब्वियसली एक से ज्यादा। तो इसके साथ सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है प्लूरल वर्ब। अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि वर्ब कब सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट कब प्लूरल है, वर्ब कब प्लूरल है, सब्जेक्ट कब सिंगुलर है, वर्ब कब सिंगुलर है? ठीक है, अब तुम्हें एक बात पता है कि जब किसी भी नाउन के साथ, जब किसी भी नाउन के साथ एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल एक नाउन है, गर्ल के साथ अगर मैं एस लगा दूंगी तो गर्ल क्या बन जाएगा? प्लूरल, गर्ल्स बन जाएगा। लेकिन वर्ब में हमेशा उल्टा चलता है, वर्ब में हमेशा उल्टा चलता है। जब भी मैं किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देती हूँ तो वो बन जाता है सिंगुलर, तो वो बन जाता है सिंगुलर। सिमिलरली मैं किसी वर्ब के साथ एस या ईएस हटा देती हूं तो वो बन जाता है प्लूरल। सिंगुलर के एस से याद रखना, सिंगुलर के एस से याद रखना कि इसके वर्ब के साथ हमेशा एस या ईएस आएगा, और प्लूरल के वर्ब के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं आएगा। ठीक है, आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। इनफैक्ट जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर भी देखते हैं।
स्मृति यहाँ पे एक लड़की है, स्मृति यहाँ पे हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके वर्ब के साथ क्या लग रहा है, यस। स्मृति यहाँ पे हमारी एक सिंगुलर। अगर मैं स्लाइड शो हटा दूं, क्या तुम लोगों को स्क्रीन दिखेगी? स्लाइड शो के बिना भी मैं दिखा देती हूँ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। आई थिंक उसके बाद कोई ग्लिच नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं स्लाइड शो हटा देती हूँ। अब सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? अब मुझे लग नहीं रहा कि ग्लिच आना चाहिए। अगर इसमें तुम्हें बिना स्लाइड शो के चल जाएगा तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, दैट वुड बी परफेक्ट फॉर मी। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग वेरी कोऑपरेटिव क्लास, थैंक यू। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, स्मृति तो मेरी सिंगुलर थी, स्मृति मेरी क्या थी, सिंगुलर। तो उसका वर्ब के साथ क्या लगा, एस या ई एस। जॉन मेरा क्या था, जॉन मेरा था सिंगुलर, तो इसके वर्ब के साथ क्या लगा, एस या ई एस। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी मेरा सब्जेक्ट, 100% जूम कर दूं? अब देखो, जूम 100% नहीं करूंगी, उससे ना पता क्या होगा, स्क्रीन पार्शियली दिखेगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी प्रॉब्लम आनी चाहिए, एक बार ही देख लो। 80%? ओके। देखो, तुम टाइम मेरा ना वेस्ट करो, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो, जितना तुम फिर लंबा बैठना पड़ेगा सबको, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखूंगी, डोंट वरी। ओके, सो अब मैंने तुम्हें बताया, हाँ, जब मेरा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, जब मेरा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो उसका वर्ब भी होगा सिंगुलर। जब मेरा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो उसका वर्ब भी होगा प्लूरल। किसी भी सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ लग जाता है एस या ई एस, किसी भी वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उससे एस या ई एस हट जाता है। ये बात को ध्यान रखना बस। इतनी बात ध्यान में आएगी तो मैं आपको और बातें बताती हूँ आगे। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा और उसके वर्ब के साथ लगेगा एस या ई एस। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा और उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। सिंगुलर के एस से याद रख लेना, एस या ई एस। अब मैं तुम्हें एक हेल्पिंग वर्ब्स का चार्ट लिखवा देती हूँ, ठीक है, जो तुम्हें आगे जाके हेल्प करेगा। जैसे सिंगुलर में, सिंगुलर में मैंने तुम्हें क्या बोला था, एस लगता है, तो एस की जगह, एस मतलब इज, ठीक है। इज का प्लूरल क्या होगा, आर। इज का प्लूरल क्या होगा, आर। सिमिलरली वॉज, वॉज में भी देखो एस आ रहा है, और वॉज का प्लूरल क्या होगा, वर। हैज, हैज में भी देखो एस आ रहा है, और हैज का प्लूरल क्या होगा, हैव। इज दैट ओके? अब तुम खुद पैटर्न को फॉलो करो। मैंने क्या बोला था, सिंगुलर में एस या एस आता है, तो यहाँ पे एस सब में आ रहा है, और प्लूरल में एस कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब एक और चीज देखो, डू, डू, डू को मैंने सिंगुलर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगी, डू को मैंने सिंगल बनाना होगा तो क्या करूंगी, डज। एक्सीलेंट। और प्लूरल में क्या रहेगा, प्लूरल में, यस, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। प्लूरल में हमेशा डू ही रहेगा। फिर याद करना, नो एस और ई एस। सिमिलरली गो, गो का क्या बनेगा, सिंगुलर में गो का क्या बनेगा, यस, गोज। और प्लूरल में कुछ भी नहीं लगेगा इसके आगे। अब कुछ चीज होती है जो न्यूट्रल होते हैं, जो दोनों केसेस में सेम लगते हैं, दोनों केसेस में सेम लगते हैं, जैसे कि हैड, हैड दोनों केसेस में सेम लगते हैं।
ठीक है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैड दोनों में ही सेम लगते हैं। यू हमारा सब्जेक्ट होता है शरीफ, यू इज अ प्रोनाउन, यू हमारा सब्जेक्ट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। विल, शैल, ये दो सब में, ये जो तीन वर्ड्स है ना, ये दोनों में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में सेम लगते हैं। इसी तरह से अपनी कॉपी के अंदर टेबल बना लेना, रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प मिलती है अगर ऐसा हमने बिल्कुल टैबुलर फॉर्म में कुछ बना के रखा हो। यस, एक्सीलेंट, डिड, डिड, एक्सीलेंट साहिल। तो ऐसे एक टेबल बना के रख लेना अपनी कॉपी में। सबने नोट डाउन कर लिया है? शुड आई मूव टू नेक्स्ट रूल? अगर इतना हेल्पिंग वर्ब का हो गया है तो वो अदिति जो आप वेंट कह रहे हो ना, हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, आई वेट। जो आप वेंट बोल रहे हो ना, वो आता है गो, वेंट, वेंट, ठीक है, तो वो अलग होता है। वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वो अलग चीज होती है। लेकिन ये मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रही हूँ, केवल हेल्पिंग वर्ब्स की। इन्हीं में हमें मेजर प्रॉब्लम आती है, इज में, ठीक है, वॉज में, हैज में, डज में, गोज में। बस याद रखना सिंगुलर हमेशा एस या ई एस वाले होते हैं, हमेशा याद रखना जब भी कंफ्यूजन हो। चलो अब हम ना इतने रूल समझ आ गए तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने, आप रूल को केयरफुली पढ़ो। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस connected by and, use a plural verb except when the idea is same। एक बारी रूल को केयरफुली दोबारा से पढ़ो, अपने मन में पढ़ो। When the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, use plural verb except when the idea is same। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडिया इज सेम। इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं, आइडिया इज सेम को हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इस पे दोबारा आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी क्लास में दो बच्चे हैं, एक है करीना एंड स्मृति। यहां पे लिखा है टू और मोर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड। करीना मेरा नाउन नंबर 1 है एंड स्मृति मेरा नाउन नंबर 2 है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय एंड। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? करीना एंड स्मृति डैश डन देयर वर्क। यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? सबको ऐसा लगता है हैव आएगा, क्यों? ओके, अब मैंने यहाँ पे बात की नाउन नंबर 1 और नाउन नंबर 2 मेरे जुड़े हैं एंड से, तो मतलब ये दोनों मिलके टू सब्जेक्ट्स बना रहे हैं। टू सब्जेक्ट्स बना रहे हैं मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के केस में हमेशा एस या ई एस वाला नहीं लगता, दूसरा वाला लगता है। तो क्या लगेगा? हैव डन देयर वर्क। करीना एंड स्मृति हैव डन देयर वर्क। एक और एग्जांपल देती हूँ, साहिल एंड अदिति डैश completed assignment। साहिल एंड अदिति हैज होगा कि हैव होगा? यस, साहिल सब्जेक्ट 1, अदिति सब्जेक्ट 2, तो दोनों क्या हो गए मिलके? प्लूरल। तो क्या लग जाएगा? हैव। क्या लग जाएगा? हैव। अब मैं तुम्हें ना एक और एग्जांपल देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, एनी एंड हर ब्रदर्स, Annie and her brothers dash at
स्कूल, इज या आर, क्या आएगा अब यहाँ पे? ओके, अब मैं बताती हूँ। एनी एक सब्जेक्ट है और उसके जो भाई हैं वो सब्जेक्ट नंबर 2 है। एनी, एनी प्लस हर ब्रदर्स मिल के क्या बना देंगे? एक प्लूरल सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट बना देंगे। और प्लूरल के केस में क्या लगेगा जिसमें एस नहीं है? एनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल, एनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल। एनी और उसके ब्रदर्स दोनों जुड़े हैं एंड से, तो ये क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट दैट मीन्स यहाँ पे इसके वर्ब में इज नहीं आएगा, एस या ईएस नहीं आएगा, तो क्या बचा? आर। एनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल। इतना रूल समझ आ गया? शुड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल? क्या सबको इतना समझ आ गया? ओके, अब तुम एक बात बताओ, मैंने रूल के अंदर ऊपर एक चीज लिखी हुई है, व्हेन द आइडिया इज सेम, व्हेन द आइडिया इज सेम। अब देखो एग्जाम्पल देखो, हाँ मैं वही बता रही हूँ, व्हेन द आइडिया इज सेम। अब मैं ना यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ और तुम मुझे इसका आंसर बताओ। मैं लिखती हूँ माय मदर एंड माय लाइफ, माय मदर एंड माय लाइफ डैश अराइव्ड, सॉरी डैश अराइव्ड। तो हैज आएगा यहाँ पे कि हैव आएगा यहाँ पे? माय मदर एंड माय लाइफ डैश अराइव्ड। ओके, सबका आंसर गलत है। यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज। मैंने आपको क्या बोला? मैंने ये बोला कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स जब एंड से जुड़े हैं तो उनका हमेशा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन व्हेन द आइडिया इज सेम, मैं ये जो वर्ड है ना, मेरी माँ और मेरी जिंदगी, मैं एक ही इंसान के लिए यूज कर रही हूँ। माई मदर एंड माई लाइफ इज वन पर्सन ओनली। मैं अपनी मम्मा को ही अपनी लाइफ बोल रही हूँ कि माई मदर एंड माई लाइफ हैज अराइव्ड। यहाँ पे एक ही बंदा है, दोनों दोनों सब्जेक्ट्स का आइडिया सेम है। आइडिया सेम है क्यों? क्योंकि जिस इंसान को मैं मदर बोल रही हूँ उसी इंसान को मैं अपनी जिंदगी भी बोल रही हूँ। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट केवल एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है। इसके लिए शरीफ, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना, वो बहुत स्मार्ट है, वो तुम्हारा लॉजिक चेक करता है कि ये क्या बच्चा रूल्स को रट्टे मार के आया है कि इसको एक्चुअली में समझ भी है। इसलिए ये जो रूल्स होते हैं ना, ये इतने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ के करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं अपनी माँ को ही मैं अपनी जिंदगी बुला रही हूँ, इसलिए यहाँ पे हैज अराइव्ड आएगा। इज दैट ओके? अब जैसे मैंने बोला, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड, माई फेवरेट फूड। अब मुझे बताओ इज आएगा कि आर आएगा? ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड। यस, एक्सीलेंट, इट्स इज। वाई? क्योंकि ब्रेड एंड बटर कहने को हम एक ही चीज मान रहे हैं। बंद मक्खन या क्या कहते हैं, ब्रेड बटर एक ही चीज मान रहे हैं, हम उसको एक ही एंटिटी मान के चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आर की जगह इज आएगा, क्योंकि ये सेम आइडिया है, सेम आइडिया है। अब तुम लोगों ने बचपन में स्टोरीज सुनी होंगी, सबने स्टोरीज सुनी होती हैं, या कभी बड़े होके भी बचपन वाली स्टोरीज हम दोबारा पढ़ते हैं मोटिवेशन के लिए। तुम एक स्टोरी तुमने पढ़ी होगी जो टर्टल एंड रैबिट की थी, और उसकी जो मेन क्या कहते हैं कंक्लूजन होता है स्टोरी का, वो ये था, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। अब मुझे बताओ यहाँ पे विन आएगा कि विंस आएगा? सोच समझ के आंसर करना, काउंटर क्वेश्चन करूंगी मैं तुम सबको।
स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। ओके, अब यहाँ पे भी देखो आइडिया सेम है। स्लो एंड स्टेडी मतलब जो इंसान धीरे काम करता है लेकिन कॉन्टिन्यूसली काम करता है। बोथ आर, देखो यहाँ पे ना कहने को बोथ आर डिफरेंट है, लेकिन जो कहने जो 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 ऑथर है, जो बंदा आपको बता रहा है वो बात, उसके दिमाग में इस चीज का आइडिया सेम है। स्लो एंड स्टेडी मतलब वो इंसान जो धीरे काम करता है लेकिन कॉन्टिन्यूसली काम करता है, वो हमेशा रेस को जीतता है। तो यहाँ पे भी जो ऑथर है उसका आइडिया सेम है दोनों वर्ड्स को लेके, इसलिए यहाँ पे विन्स आएगा। वो यहाँ पे एक ही इंसान की बात कर रहा है, वो इंसान जो स्लो भी है। यस, द पर्सन द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग अ सिंगल पर्सन हु स्लो आल्सो बट ही इज स्टेडी इन डूइंग हिज वर्क। वो कॉन्टिन्यूसली अपना काम करता है, ही डेफिनेटली विन्स द रेस। यहाँ पे ऑथर इज टॉकिंग अबाउट वन पर्सन ओनली, he is not talking about two people, he is talking about one person. That is why it will be wins the race। यहाँ पे हम इसको लेंगे सिंगुलर, और सिंगुलर के वर्ब में क्या लगता है हमेशा, एस या ईएस, तो आएगा विन्स द रेस, नॉट विन द रेस। क्या ये रूल क्लियर है? क्योंकि इसके बाद में और कॉम्प्लिकेशन करने वाली हूं, अभी क्लैरिटी है, नेक्स्ट रूल और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पक्का सबको क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। नोट डाउन कर लिया है सबने? जो ये एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ ना पेपर में, यहीं से क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई भी बच्चा जिसको दिक्कत होगी प्लीज अभी पूछ लो मुझसे। नेक्स्ट रूल, अब ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा तुम्हें। यहाँ पे ना रूल कहता है S1, S1 मीन सब्जेक्ट वन, के बाद आता है एंड, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट, ऐसे करके ना रूल सा बना लो, मैं तुम्हें इसकी सारी स्टोरी बताती हूँ क्या है ये चीज। सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू जुड़े हैं एंड से, और इनके बीच में आता है आर्टिकल ए एंड द। यहाँ पे सब्जेक्ट वन जिस तरह से मैं लिख रही हूं ना उसी तरह से लिखना, जिस तरह से मैं लिख रही हूं उसी तरह से लिखना, रीजन है इसका। सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू जुड़े हैं एंड से, लेकिन एंड के बाद आता है ए एंड द, तो सब्जेक्ट वन इज नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट टू। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझाऊंगी तो बहुत इजी से समझ आ जाएगा। क्या सबने नोट डाउन कर लिया ये चीज? जब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से एंड से जुड़ा होता है, ठीक है, और उस एंड के बाद आता है ए एंड द, तो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दो डिफरेंट चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लाइन लिख रही हूं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर डैश अराइव्ड। द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर हैज अराइव्ड होगा कि हैव अराइव्ड होगा? सबको ऐसा लगता है हैव? यस। क्यों? देखो ये है सब्जेक्ट वन और ये है सब्जेक्ट टू, और ये जुड़े हैं एंड से, ये जुड़े हैं एंड से, और एंड के बाद आ रहा है आर्टिकल द। मैंने क्या बोला है, अगर एंड के बाद आर्टिकल आता है ए एंड या द, तो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पर्संस हैं। जब ये दोनों डिफरेंट पर्संस हैं तो मतलब ये दो सब्जेक्ट्स हुए, तो इसके साथ हैज ना लग के लग जाएगा हैव। अगर मैं सेम सेंटेंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ, आई ट्विस्ट दिस सेंटेंस, और मैं यहाँ पे तुमसे दोबारा पूछती हूँ एक डिफरेंट फॉर्म में, रुको। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर डैश अराइव्ड। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा? यस, एक्सीलेंट। यहाँ पे क्या आएगा, हैज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वन है,
सब्जेक्ट टू है, दोनों जुड़े हैं एंड से, लेकिन इसके बाद ए एंड द आर्टिकल नहीं आ रहा, इसका मतलब सब्जेक्ट वन इज इक्वल टू सब्जेक्ट टू, ये दोनों एक ही बंदे हैं। यस, वी आर डिफाइनिंग वन सिंगल पर्सन, दैट इज वाई यहाँ पे आ जाएगा हैज, यहाँ पे आ जाएगा हैज। डू यू वॉन्ट मी टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल के समझ आ गया? Do you want me to give you another? Okay, I will give you another example. हाँ, मैं देती हूँ, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, दिस नॉट गेटिंग इरेज्ड, एक सेकेंड बस, just give me 1 second or I'll give you another example. The coach, the coach and the director dash been sacked, कि कोच और डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैव? द कोच एंड द डायरेक्टर डैश बीन सैक्ड। यस, यहाँ पे आएगा हैव। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रही हूं सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट वन है मेरा कोच, सब्जेक्ट टू है मेरा डायरेक्टर, ये जुड़े हैं एंड से, और एंड के बाद आ रहा है एक आर्टिकल दैट इज द। तो मतलब सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दो डिफरेंट लोग हैं, दो डिफरेंट पर्संस हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा हैव। ठीक है, अगर यहाँ पे दो ना लगा होता, द कोच एंड डायरेक्टर, फिर क्या आता? फिर आता हैज। एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि द कोच एंड डायरेक्टर दो डिफरेंट लोग हैं, सॉरी सेम लोग हैं, सेम लोग हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हैज। ये रूल क्लियर है? तो नेक्स्ट पे चले। सबको क्लियर है? एनीवन विद एनी डाउट्स हियर? चलो ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल। ओके, थोड़ा सा रूल लंबा लंबा सा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको, मैं ना भी पढ़ोगे तो मैं इजी में ब्रेक डाउन करके बता देती हूँ। कभी तुमने देखा है कि कुछ सेंटेंसेस जुड़े होते हैं नाइदर नॉर ऐसे करके, आइदर और, या सिंपली और से कुछ सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे नाइदर माई मदर नॉर माई फादर इज वेजिटेरियन, आइदर माई सिस्टर और माई ब्रदर इज कमिंग। ऐसे देखा है तुमने कभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं, आइदर और से जुड़े होते हैं, या सिंपल और से जुड़े होते हैं। ऐसे वाले केस में तुम लोग क्या करोगे? तुम बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा क्या करना है इसमें, इसमें हम सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे? एग्जाम्पल देख के बताती हूँ। आइदर, आई थिंक ये कलर लाइट है, रुको। आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स डैश अराइव्ड। अब कैसे पता लगेगा कि मैम हमारा जो वर्ब है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली चलेगा कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली चलेगा? सोच के बताओ कि मैम हमारा वर्ब किसके हिसाब से चलना चाहिए, प्रिंसिपल के हिसाब से चलना चाहिए कि स्टूडेंट्स के हिसाब से चलना चाहिए? एनीवन? अच्छा, किसी के भी हिसाब से? स्टूडेंट्स के हिसाब से? अच्छा, सोच के बताओ। ओके, अब मैं बताती हूँ। जब भी कोई सेंटेंस आइदर और, नाइदर नॉर या सिंपली और से जुड़े होते हैं, लाइक सेंटेंस एज इन दो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, नाइदर नॉर, आइदर और या सिंपली और से जुड़े होते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा पास होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा पास होता है उसके हिसाब से हमारा वर्ब लगता है। आइदर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज सिंगुलर, और द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे आएगा हैव अराइव्ड। क्यों? क्योंकि वर्ब के ज्यादा पास है स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, अगर मैं ऐसे लिखती आइदर द स्टूडेंट्स
और द प्रिंसिपल, तो क्या होता? डैश अराइव्ड, तो होता हैज। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल ज्यादा पास है वर्ब के। जब भी आइदर और, नाइदर नॉर या सिंपली और का केस होता है, ठीक है, या जैसे आइदर को मैं हटा दूं, द स्टूडेंट्स और द प्रिंसिपल हैज अराइव, तब भी केस में यही होगा कि जो वर्ड मेरा वर्ब के ज्यादा पास होगा उसके हिसाब से मेरा वर्ब होगा, और इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। समझ आ गया सबको? चले आगे। एक और एग्जाम्पल दे दूं? चलो ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल मैं लिख के बता रही हूँ, इसका मुझे आंसर बताओ। देखो, किसी को प्रॉब्लम है ना तो साथ साथ पूछते रहना। ये रूल्स ऐसे हैं कि एक बार ही नहीं समझ आएंगे तो फिर ऊपर से जाएंगे। आइदर माई शूज और योर कोट, आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। इज या आर? जिस बच्चे का डाउट था वो सबसे पहले आंसर देगा मुझे। शरीफ का, ओके। अब देखो, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, ये जुड़े हैं आइदर या और से। तो मैं देखूंगी कि मेरे वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैंने देखा कि मेरे वर्ब के पास है सब्जेक्ट नंबर टू। तो मुझे पता लगा कोट तो मेरा सिंगुलर है, कोट तो मेरा सिंगुलर है, मैं सिंगल कोट की बात कर रही हूं, तो लग जाएगा इज। या तो मेरे जूते या तुम्हारा कोट हमेशा जमीन पर पड़ा होता है। आइदर माई शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर। अब समझ आ गया सबको? एनीवन विद एनी डाउट्स? नेक्स्ट रूल पे चले। देखो, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी रूल्स और टफ होते जाएंगे। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, रूल नहीं नोट कर पाए? कोई बात नहीं, तुम, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, फटाफट नोट कर लो। देखो स्क्रीन पे मैंने कर दिया है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब कुछ भी कर लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। बट ये मत करना कि स्क्रीनशॉट्स लेके घुमा देना, कहीं ना कहीं इसका कोई रिकॉर्ड बना के जरूर रखना रूल्स का। क्योंकि ट्रस्ट मी, कोई भी ग्रामर बुक खोलोगे ना तुम्हारे रोने निकल जाएंगे देख के। ये बहुत ही इजी करके मैं तुम्हें चीजें समझा रही हूँ जो तुम्हें पेपर में एक्चुअली हेल्प करेंगे। वो इन्हीं, ये जितने भी रूल्स हैं ये वही रूल्स है जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलो हो गया, चलो आगे। साहिल, शुड आई मूव? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एक नया रूल आ गया है इनडेफिनेट प्रोनाउंस का। कोई मुझे बता सकता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? प्रोनाउंस तो पता है तुमको सबको, ही, शी, इट, दे, ऐसे वर्ड्स। हाँ जी शरीफ, पूछो। बताओ बताओ, डाउट क्या है? हाँ हाँ, नाइदर नॉर का भी सेम रूल। नाइदर नॉर और इन तीनों केसेस में सेम रूल चलेगा। मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, जब तुम शीट सॉल्व करोगे ना तुम्हें आ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक्चुअली रूल्स बहुत ज्यादा है इसलिए मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे पाऊंगी। फिर भी कोशिश मेरी यही रहेगी कि तुम्हें चीज समझ आ जाए, टॉपिक लॉजिक समझ आ जाए। अच्छा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस तुम सबको पता है, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, लाइक ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो मुझे पता नहीं है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मैं डेफिनेटली किसके बारे में बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ईच,
मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला हाँ दैट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और वो सारे बातें कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ईच वन ऑफ यू इज वेरी टॉकेटिव। ईच वन ऑफ यू इज वेरी टॉकेटिव मीन्स हर कोई तुम में से बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। मैं किसी स्पेसिफिक बंदे या स्पेसिफिक इंसान की बात ना करके हर एक बच्चे की बात कर रही हूँ कि ईच वन ऑफ यू इज वेरी टॉकेटिव। ईच वन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीवन। जब मैं बात करती हूँ एवरीवन की, एवरीवन मतलब सब लोग, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे की बात ना करके मैं एवरीवन की बात कर रही हूँ, मतलब सब लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी एवरीवन इज ऑन हिज और हर फोन दीज डेज, कि आज के दिनों में, आजकल के दिनों में हर इंसान अपने फोन पे लगा है, ठीक है। तो एवरीवन का मतलब है हर कोई, बट मैं किसी डेफिनेट इंसान की बात नहीं कर रही, ठीक है। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी। जैसे सपोज करो मेरी क्लास में तुम लोग बैठे हो, नहीं साहिल, दीज आर नॉट, लिटिल एंड मोर आर नॉट indefinite pronouns, these are adjectives, these are not pronouns। someone is for example, मैं ना क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ और मैं ना किसी की आने की आवाज सुनती हूँ, मैं किसी की आने की आवाज सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ someone is coming towards the room। अब मुझे बताओ क्या someone मुझे पता है कौन है? नहीं पता। हाँ, नो वन का ना अलग से रूल होता है, नो वन को हम यहाँ पे नहीं करेंगे, नो वन का एक अलग से रूल होता है, वो मैं तुम्हें अलग से करवाऊंगी। एनीवन, अच्छा एनीवन, समवन, नोबडी, नोबडी यहाँ पे आएगा, समबडी। जो मैं लिखवा रही हूँ ना वही लिखना, अपने आप से कुछ मत ऐड करना। समवन लिखवा दिया, यस। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, और लास्ट में लिख लो आइदर एंड नाइदर। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना, पिछले सेंटेंस में आइदर और नाइदर के साथ और था, नॉर था। इस सेंटेंस में, इस पार्ट में सिर्फ आइदर की बात कर रही हूं। जब कोई सेंटेंस में सिर्फ आइदर हो या सिर्फ नाइदर हो, और नहीं होना चाहिए और नॉर नहीं होना चाहिए। मैं उस सेंटेंस का रूल पहले करवा चुकी हूँ, ये डिफरेंट रूल है, कंफ्यूज मत करना। आइदर होता है दोनों में से एक और नाइदर होता है दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर ऑफ यू इज एलिजिबल फॉर द जॉब, कि दोनों में से कोई भी एलिजिबल है जॉब के लिए। नाइदर ऑफ यू इज एलिजिबल फॉर द जॉब, तुम में से कोई भी एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रब हो गया, समथिंग, ओके। समझ रहे हो बात को? आइदर और नाइदर नॉर होता है जब मैं दो सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। आइदर नाइदर डिफरेंट चीज होती है। आइदर होता है आइदर ऑफ यू, हाँ, आइदर ऑफ यू इज एलिजिबल फॉर द जॉब, नाइदर ऑफ यू इज एलिजिबल फॉर द जॉब, मतलब तुम में से कोई भी एक जॉब के लिए एलिजिबल है या तुम में से दोनों ही नहीं जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो ये है हमारा, ये सारे जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, तुम्हारे हिसाब से इसके साथ क्या लगना चाहिए, सिंगुलर के प्लूरल? ये जितने भी मैंने इनडेफिनेट प्रोनाउंस लिखे हैं, तुम्हारे हिसाब से इसके साथ क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए कि प्लूरल वर्ब लगना चाहिए? सबको ऐसा लगता है, एवरीवन का तो मतलब ही होता है कि सब लोग, तो सब लोग तो प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगना चाहिए? सोचो, एवरीवन का तो यही मतलब होता है ना कि सब लोग, तो सब लोग के साथ क्या प्लूरल वर्ब ना लगे? सोचने वाली बात है। अच्छा, अब बताती हूँ। हाँ, एक चीज का ना हमेशा याद रखना, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, जो वर्ड्स मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखवाए हैं ना, इनके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अपनी कॉपी के अंदर ये सारे वर्ड्स लिख के इसके साथ एक बड़ा सा ऐसे लिख लो सिंगुलर वर्ब, बड़ा सा सिंगुलर वर्ब लिख लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज, ये सारे वर्ड्स के साथ हमेशा क्या लगेगा,
सिंगुलर वर्ब। और जिन जिन चीजों की मैं लिस्ट बनवा रही हूँ ना भाई, लिस्ट बनवा ले, लिख लेना सब लोग, बहुत मुश्किल आती है बाद में, कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ आई? इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। अच्छा, अब जब तुम लोग अपनी शीट भी करोगे ना, आपको एक क्लास शीट भी मिलेगी, एक होम शीट भी मिलेगी, उनके अंदर भी यही वाले क्वेश्चंस हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आइदर आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल है। अच्छा, चेंज कर दूं कलर, इज और आर। आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्यों? आइदर मतलब दोनों में से कोई भी आंसर इज एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई भी आंसर इज एक्सेप्टेबल। और मैंने आपको पीछे भी लिखवाया लिस्ट के अंदर, आइदर के साथ क्या लगेगा हमेशा? सिंगुलर वर्ब। मेरे सिंगुलर वर्ब में आता है एस या ईएस, और मेरे इज के अंदर क्या आ रहा है? एस या ईएस। एक्सीलेंट, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद द क्लास। आगे चले, चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, नेम्स पे। अब तुमने कभी देखा है कि कुछ चीजें होती है जिनके नाम प्लूरल होते हैं, कुछ चीजें होती है जिनके नाम प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग डिफरेंट सिटीज के हो, किसी के सिटीज में रेस्टोरेंट होते हैं जिनका नाम होता है जैसे चावलाज। मेरी सिटी में देयर इज वन चिकन शॉप दैट सेज चावलाज। और ऐसे कोई रेस्टोरेंट्स आपके सिटीज में कहीं पे जिनके नाम में एस हो, प्लूरल हो जिनके नाम, कोई बता सकता है एग्जाम्पल? ये वाले क्वेश्चन में हर बार बच्चे एग्जाम्पल देते हैं मुझे। मेरी सिटी में तो है एक चिकन शॉप विच सेज चावलाज। और सिंग्स, यस, सिंग्स करके कोई शॉप हो सकती है, बतराज करके शॉप हो सकती है। और 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 भी तो बहुत सारी शॉप्स होती है जो प्लूरल होती है, या बड़े सारे नाम होते हैं। सपोज करो किसी कंपनी का नाम है ब्लैक कैट्स, कोई कंपनी है सिक्योरिटी की, उसका नाम है ब्लैक कैट्स। अच्छा, सुनंदाज, सुनंदाज, ओके। सबकी सबकी सिटी में कोई ना कोई शॉप होएगी होएगी, इतना मेरे को पता है। या कोई ना कोई, हाँ, ब्लूज, like I have this bakery called Blues Baker in my city. Blues Baker is a bakery in my city. Then any other thing, any other option, कुछ तुम्हें बताना हो, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज जिसका नाम प्लूरल हो। मालदीव्स गए हो कभी? मालदीव्स आइलैंड्स हैं, लेकिन नाम में एस आ रहा है। फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस जो कंट्री है इसके नाम में ऐसा आता है। देखो आइलैंड्स जो होता है ना, आइलैंड्स इट सेल्फ प्लूरल होता है, शारी स्पोर्ट्स भी इट सेल्फ प्लूरल होता है। मैं ऐसी चीजों की बात कह रही हूँ जिनके नाम में ऐसा आता है, जिनके नाम प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब देखो चावलाज है, बतराज है, सुनंदाज है, ब्लूज बेकर्स है। नहीं, हिमालयाज मतलब ग्रुप ऑफ पहाड़, हिमालय का भी एक पहाड़ नहीं है, हिमालयाज में बहुत सारे पहाड़ है, इसलिए हिमालयाज नहीं आएगा यहाँ पे। ब्लैक कैट्स किसी कंपनी का नाम है, सिंग्स किसी कंपनी का नाम है, मालदीव्स एक आइलैंड नेशन का नाम है, फिलीपींस एक आइलैंड नेशन का नाम है। तो अब इस चीज को याद रखना, कुछ चीज जिनके नाम चाहे प्लूरल हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके नाम चाहे प्लूरल हो, बट तुम्हें देखना है कि वहां बात किस चीज की हो रही है। यहाँ पे बात एक दुकान की हो रही है, यहाँ पे बात एक दुकान की हो रही है, यहाँ पे बात एक कंपनी की हो रही है, यहाँ पे एक कंट्री की हो रही है, यहाँ पे भी बात एक कंट्री की हो रही है। तो जब भी तुम्हारे नेम्स प्लूरल हो, नेम्स किसी चीज के प्लूरल हो, तो हमेशा ध्यान से देखना, क्या वो एक चीज की बात हो रही है कि दो चीजों, एक से ज्यादा की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं, हाँ, इसके साथ मैं ऐसे लिखूंगी, सपोज करो सुनंदाज डैश माय
फेवरेट शॉप, तो क्या आएगा, इज के आर, सुनंदाज डैश माय फेवरेट शॉप, एक्सीलेंट, इसके साथ आएगा इज, क्योंकि चाहे इसके नाम में एस आ रहा है बट मैं बात तो केवल एक ही दुकान की कर रही हूँ, चाहे इसके नाम में एस आ रहा है लेकिन मैं बात सिर्फ और सिर्फ एक शॉप की कर रही हूँ, इसलिए सुनंदाज इज माय फेवरेट शॉप इज द करेक्ट आंसर। इज दैट ओके विद एवरीवन? लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के, चाहे नाम में एस आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है, इसका मतलब ये है कि मुझे देखना है कि बात किस चीज की हो रही है। अगर मैं बोल रही हूँ ब्लू बेकर्स इज माय फेवरेट बेकरी, दैट मीन्स मैं एक बेकरी की बात कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब कुछ वर्ड्स लिखो, कुछ वर्ड्स लिखो न्यूज, इनकी लिस्ट बना लेना प्लीज, आलस मत खाना। मीजल्स, मम्प्स, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, हेडक्वार्टर्स, ये सारे वर्ड्स लिखो। मेरी हैंडराइटिंग सबको समझ आ रही है? आई हैव अ वेरी बैड हैंडराइटिंग, आई एम ट्राइंग टू राइट नीटली बट स्टिल, कोई ऐसा होगा तो जिसको नहीं आ रही होगी प्लीज लेट मी नो। क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा लिखने में ना इट्स लिटिल टफ। चलो ठीक है, अब बात करते हैं न्यूज की। खबर चाहे एक हो, खबर चाहे बहुत सारी हो, वो हमेशा न्यूज ही रहती है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। मीजल्स चाहे प्लूरल नाम हो लेकिन वो बीमारी एक ही है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगता है। मम्स, मम्स में चाहे एस आता हो, बीमारी वो एक ही है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिजिक्स, एस आता है लेकिन सब्जेक्ट क्या है, एक ही है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिविक्स, चाहे एस आता है, सब्जेक्ट है एक, सिंगुलर वर्ब लगेगा। मैथमेटिक्स, सिंगुलर, सब्जेक्ट एक ही है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। हेडक्वार्टर्स, देखो यहां पे देखना, कोई भी सपोज करो सीएल की बात करते हैं, हमारा सीएल है, सीएल की एक मेन हेडक्वार्टर होंगे दिल्ली में, ओके, मेन हेडक्वार्टर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे सीएल स्टार्ट किया होगा। जब उन्होंने देखा कि हमारा सीएल अच्छे से काम कर रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उन्होंने डिफरेंट 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 सिटीज में उनके ब्रांचेस खोल दी होंगी, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड सो ऑन। लेकिन किसी भी चीज का हेडक्वार्टर तो एक ही रहता है ना, हेडक्वार्टर्स तो एक ही रहते हैं, कभी भी हेडक्वार्टर्स दो नहीं हो सकते, हेडक्वार्टर्स हमेशा एक ही होते हैं। हेडक्वार्टर्स मीन सबसे ऊपर वाली ब्रांच या बिल्डिंग जो भी है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला ऑफिस, उसको कहते हैं हेडक्वार्टर्स। पहले तो हेडक्वार्टर नहीं होगा, हेडक्वार्टर्स होगा, ठीक है, हेडक्वार्टर नहीं होता, हेडक्वार्टर्स होता है, और हमेशा इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। जस्ट बिकॉज ये हेडक्वार्टर्स बोलने में आता है इसके साथ, इसका मतलब ये मत सोचना कि प्लूरल वर्ब लगेगा, इसके साथ हमेशा लगेगा सिंगुलर वर्ब। किसी भी चीज के हमेशा एक ही हेडक्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। जो बाकी ऑफिसेज होते हैं थ्रू आउट द कंट्री या वर्ल्ड, वो ब्रांचेस होती, वो ब्रांचेस होती हैं। अब किसी एमएनसी को देख लो, उनके हेडक्वार्टर्स कहीं पे होंगे लेकिन बहुत सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके ब्रांचेस होंगे, तो हेडक्वार्टर्स के साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। इज दैट ओके? चले नेक्स्ट, क्या मैं बढ़ सकती हूँ आगे? कोई बच्चा, किसी को कोई डाउट है अभी के अभी पूछ लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला, और बड़े ध्यान से समझना, एक सेकेंड, ओके। कलेक्टिव नाउन्स, कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, ओके। अ ग्रुप ऑफ टीम, सॉरी, प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम, बहुत सारे प्लेयर्स मिलके बनाते हैं एक टीम, ठीक है। अब सपोज करो मैं कोई, आई एम एन ऑफिसर और मैं कुछ गलती करती हूँ, तो गवर्नमेंट मेरे खिलाफ
10 ऑफिसर्स की क्या बना देती है? कमिटी। ठीक है, कमिटी। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग इज अ कमिटी। फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स इज कॉल्ड फैमिली। चाहे मेरी फैमिली में एक इंसान हो, चाहे एक से ज्यादा हो, वो फैमिली ही होता है। क्लास, टीम, कमिटी, फैमिली। और तुम बताओ एग्जाम्पल। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। चाबी के, यस, क्राउड, क्राउड। चाबी के गुच्छों को फ्लीट, एक्सीलेंट। चाबी के गुच्छों को क्या बोलते हैं? बंच, फ्लॉक, पुलिस, यस। और हर्ड, एक्सीलेंट, हर्ड। और किसी को कुछ याद आ रहा हो? चलो इतनी सी बात ही कर लेते, इतने में समझ आ जाएगा तुमको। प्राइड, एक्सीलेंट। ज्यूरी, जूरी, यस। पार्लियामेंट। स्कूल नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, स्कूल की बजाय क्लास होगा। स्कूल ना नाउन ऑफ प्लेस होता है, कलेक्टिव नाउन नहीं होता। ठीक है, अब देखो, अब ये सारे जो वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन, तुम कहोगे कि मैम हमें क्या पता लगेगा इसमें प्लूरल लगेगा सिंगुलर लगेगा? स्कूल ऑफ फिश, अच्छा स्कूल ऑफ फिश कह रहे हो तो स्कूल ऑफ फिश ठीक है, स्कूल ऑफ फिश होता है तो वो ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पे स्कूल ऑफ फिश लिख लेना, नॉर्मल स्कूल इज नाउन ऑफ प्लेस। अब तुम बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा इसका सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा? सोच के बताओ। सिंगुलर वर्ब लगेगा, ओके। सोच के बताना। सिंगुलर वर्ब, ओके। अब इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। जब भी हम कलेक्टिव नाउन को सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे तो उसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। अगर हम कलेक्टिव नाउन को एक सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब। कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम्पल से समझते। अब मैंने बोला कि ज्यूरी डैश गिवन जजमेंट, ज्यूरी डैश गिवन जजमेंट। यहां पे हैज आएगा कि हैव आएगा? ओके, बाकी लोग भी आंसर दो। डोंट बी अ लेजी क्लास, आई नो इट्स अ लॉन्ग क्लास, बट डोंट बी लेजी, गिव मी आंसर्स। यस, ज्यूरी डैश गिवन जजमेंट, ज्यूरी हैज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सारी ज्यूरी को एक सिंगल एंटिटी मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि सारे जजेस ने मिलके आपस में एक डिसीजन लिया है और एक जजमेंट दी है। लेकिन सपोज करो ये सारे के सारे जजेस आपस में लड़ पड़े, आपस में लड़ पड़े, इनकी बन नहीं रही है, ये किसी भी एक पॉइंट पे आके मिल नहीं रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जूरी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन। ज्यूरी डैश डिवाइडेड, अब इज आएगा कि आर आएगा? ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन। यस, यहां पे आएगा ज्यूरी इज डिवाइड, सॉरी ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर, यहाँ पे इन देयर मैंने लगा, अगर देयर लगाती तो तुम्हें पता लग जाता। ज्यूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब यहाँ पे जो ज्यूरी है दैट इज नॉट वर्किंग एज वन सिंगल एंटिटी। इनफैक्ट ज्यूरी के जो सारे मेंबर्स हैं दे आर डिवाइडेड, वो आपस में लड़ पड़े हैं किसी बात को लेके, दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। ठीक है, तो जब भी कोई लोग डिवाइडेड है तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। अगर
वो लोग डिवाइडेड नहीं है, सिंगल एंटिटी है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब एक और तुम्हें थोड़ा सा एक एग्जांपल देके और चीज समझाती हूँ। फर्दर एक चीज को देखो, मैंने ना यहाँ पे लिखा, देखो, माय फैमिली हैज अराइव्ड, माय फैमिली हैव अराइव्ड। अब मुझे इसमें से बताओ कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, विच वन इज सही एंड विच वन इज इनकरेक्ट। ओके, अब मैं बताती हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे ये दोनों के दोनों सही हैं, डिपेंड करता है कि ऑथर को क्या कहना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि माय फैमिली हैज अराइव्ड, दैट मीन्स मैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली को एक सिंगल एंटिटी की तरह मान रही हूँ, एक सिंगल यूनिट की तरह उनको एड्रेस करके बोल रही हूँ कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स इकट्ठे आ गए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ माय फैमिली हैव अराइव्ड, तो ये भी गलत नहीं है। इसका मतलब है दी ऑथर वांट्स टू से कि जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं वो आ गए हैं, लेकिन ही इज एड्रेसिंग एवरी मेंबर सेपरेट। ही सेइंग माय फैमिली हैव अराइव्ड मींस मेरे फैमिली के मेंबर्स आ गए हैं। ही इज एड्रेसिंग एवरी फैमिली मेंबर एज सेपरेटली, हियर ही इज एड्रेसिंग हिज फैमिली एज वन एंटिटी और वन यूनिट। तो दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। अब कोई पूछेगा कि मैम हमें पेपर में कैसे पता लगेगा, ऐसे वाला सेंटेंस जो ओपन एंडेड है वो तो नहीं आता। लेकिन अगर जैसे वो जूरी वाला था, जूरी वाला एग्जांपल, सॉरी मैंने रब कर दिया, जो जूरी वाला एग्जांपल था तुम्हें कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा। अगर तो जूरी जजमेंट देती है तो वो सारे के सारे मिलके बैठ के जजमेंट देते हैं ना। लेकिन अगर जूरी आपस में लड़ पड़ी है, उनके ओपिनियंस डिवाइडेड है, तो इसका मतलब वो एक साथ नहीं है, दे आर नॉट वन यूनिट। दैट इज वाई उन लोगों के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। व्हेन a collective noun is single, is treated as single unit, singular verb. When a collective noun is treated as separate units, then it is plural verb. Is that okay? Okay for everyone? समझ आया? थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचना, सेंटेंस को समझना। अगर वो कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट की तरह ले रही है तो दैट मीन्स कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर सेपरेट यूनिट्स की तरह ले रही है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ बताओ, कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट नेचर में हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, चश्मा। नो मैटर व्हाट, स्पेक्टिकल्स में हमेशा दो ही लेंस होते हैं। बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, यस एक्सीलेंट। जीन्स, जीन नहीं होता, जीन्स होता है हमेशा। सिजर्स, सिजर्स के हमेशा दो ऐसे लिम्स होते हैं जिससे वो काटती है। सो सिजर्स एक्चुअल में इट एग्जिस्ट इन पेयर। ट्राउजर्स, शूज, एक्सीलेंट। शॉर्ट्स, सॉक्स, यस। नहीं, शर्ट्स कभी पेयर में नहीं होती, शर्ट हमेशा एक ही होती है, शर्ट इज ऑलवेज सिंगल। कुछ चीजें जैसे सॉक्स तो तुम्हें पता है बाय डिफॉल्ट तुम दो ही सॉक्स इकट्ठे डालोगे। क्लोथ्स भी नहीं, क्लोथ्स भी नहीं। जो चीजें बाय डिफॉल्ट नेचर में हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेगिंग्स, ग्लव्स, वायर, वायर कैसे, जॉगर्स, यस, जॉगर्स इज अ काइंड ऑफ पैंट्स। और हेडफोन्स, हेडफोन्स भी ऐसे ही बने होते हैं ना दोनों कान पे लगाने के लिए। और ग्लव्स, लिख दिया मैंने ग्लव्स। और नहीं, लैपटॉप कैसे पेयर में एग्जिस्ट करता है शरीफ, लैपटॉप डज नॉट।
नहीं 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 नहीं, लैपटॉप नहीं आएगा। आई कैन अंडरस्टैंड बट तुम्हारा जो थिंकिंग प्रोसेस है दैट्स नॉट इनकरेक्ट, बट स्टिल वी हैव टू गो बाय लॉजिक। जैसे सिजर्स होती है, जीन्स में हमेशा टू लेग्स होती हैं, टू लेग्स होती हैं, ट्राउजर्स में भी, शूज में भी देर ऑलवेज टू शूज, शॉर्ट्स में भी ऐसे करके दो निकर्स बनी होती है, सॉक्स में भी तुम दोनों सॉक्स इकट्ठे ही डालते हो, जॉगर्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैंट्स, हेडफोन्स में भी यू हैव टू हेयरिंग यूनिट्स। उसके अलावा anyone with any example, any other example? फोरसेप्स, फोरसेप्स ना एक टूल होता है जिससे तुम छोटी छोटी चीजों को उठाते हो। स्लीव्स, ठीक है, स्लीव्स भी कह सकते हैं, चलो। अब ये सारे जो वर्ड्स है ना, इनके साथ हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। इयररिंग्स, हाँ ठीक है, इयररिंग्स भी कह सकते हैं, इयररिंग्स। अच्छा है, तुम लोगों ने अच्छी एक लिस्ट बनवा दी है मेरी। तो इन जो वर्ड्स के साथ ना हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, क्योंकि हम इनको बाय डिफॉल्ट इन नेचर इनको दो मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई स्पेक्टिकल्स, माई स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, आर ऑन द टेबल, दैट मीन्स कि मेरे स्पेक्टिकल्स को मैं हमेशा प्लूरल मानूंगी। सिमिलरली, माई शूज डैश इन माई क्लोजेट, क्या आएगा यहाँ पे, इज के आर, माई शूज डैश इन माई क्लोजेट। एक्सीलेंट, वेरी गुड, माई शूज आर इन माई क्लोजेट, वेरी गुड, यस, आर इन माई क्लोजेट। तो इन सब वर्ड्स के साथ ना हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर मैं बोलूं अ पेयर ऑफ शूज डैश, सॉरी, डैश लाइंग इन माई क्लोजेट, अब यहां पे क्या आएगा, इज के आर। यस, अब देखो यहां पे मैं शूज की नहीं बात कर रही, मैं यहां पे बोल रही हूं एक जोड़ा जूते क्लोजेट में पड़ा है, सॉरी, एक जोड़ा जूते का क्लोजेट में पड़ा है। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैं वो एक पेयर की बात कर रही हूँ। एक पेयर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। यस, अ पेयर मीन्स एक जोड़ा जूतों का मेरी क्लोजेट में पड़ा है। अगर तो मैं सिंपल बोलती कि मेरे जूते क्लोजेट में पड़े हैं, तो जूतों के साथ क्या आता, आर। लेकिन इनके साथ क्या लगा दिया मैंने, पेयर। अ पेयर मीन्स एक जोड़ा। अब इन जो मैंने ऊपर रूल्स लिखवाया ना, ये इनके साथ ना ऐसे करके एरो डाल के लिखो, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब करके लिखो। इसके अलावा इसके ना यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे लिखो, ऐसे करके ऐसे बनाओ, लिखो अ पेयर। जब भी मैं इन वर्ड्स के साथ अ पेयर लगा दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब। अगर मैं इनको नॉर्मल यूज करती हूँ तो मेरा होता है प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर मैं इन वर्ड्स के साथ अ पेयर लगा देती हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक जोड़ा, एंड उसके साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब। A pair of jeans, a pair of scissors, a pair of trousers, a pair of shoes, a pair of joggers, a pair of socks. Please give me, sorry, a pair of socks is lying in my closet. A pair या socks are lying in my closet. जब इनकी बात मैं नॉर्मल करूंगी तो प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर मैं इनके साथ अ पेयर लगा दूंगी तो सिंगुलर वर्ब। सबको समझ आ गया ये वाला? नेक्स्ट चले, पक्का सबको क्लियर है? चलो एक्सीलेंट। किसी को भी कोई डाउट्स होंगे तो मुझे बता देना। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, वन ऑफ। वन ऑफ का क्या मतलब होता है?
सब में से एक, ठीक है, सब में से एक। मैं एक लाइन लिख रही हूं, अब तुम मुझे बताओ इसमें क्या आना चाहिए। वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहुत सारी बहनों में से मेरी एक बहन डैश अ डॉक्टर इज आर। बड़ा सिंपल सा रूल है, बट स्टिल हमें ये करना है क्योंकि ये पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है। यस, एक्सीलेंट। इज, क्यों? मैंने बोला वन ऑफ माई सिस्टर्स इज अ डॉक्टर। वन ऑफ का मतलब है मेरी सारी बहनों में से एक बहन ऐसी है जो डॉक्टर है। तो चाहे यहाँ पे सिस्टर्स है विच इज प्लूरल, बात तो मैं अपनी एक बहन की कर रही हूँ ना। हाँ, एक ही सिस्टर की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ लगेगा इज। ठीक है, अब मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सा लाइन लिख रही हूँ। अब दोबारा से देखना। अनलाइक माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गिटार। अब क्या आएगा? प्ले आएगा कि प्लेज आएगा? अनलाइक माई ब्रदर्स वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गिटार। यस, एक्सीलेंट। यहाँ पे है मेरे भाइयों की तरह ना होते हुए मेरी सारी बहनों में से एक बहन गिटार बजाती है। यहाँ पे मैं स्टिल एक ही सिस्टर की बात कर रही हूँ, सिंगल सिस्टर की बात कर रही हूँ। तो सिंगुलर के साथ कौन सा वाला लगेगा? एस या ई एस वाला। तो यहाँ पे आएगा प्लेज गिटार। अनलाइक माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों की तरह ना होते हुए मेरी सिस्टर्स में से एक मेरी बहन ऐसी है जो गिटार बजाती है। तो वन ऑफ माई सिस्टर्स मतलब मेरी सारी सिस्टर्स में से एक सिस्टर गिटार बजाती है। सो यहाँ पे भी मैं अपनी किसी एक सिस्टर की ही बात कर रही हूँ, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही आएगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नन, नन का। अब तुम मुझे कह रहे थे ना कि मैम उसमें हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस में नन डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, नो वन या नन। बट इसका ना एक रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लो। अब मैं तुम्हें नन के हिसाब से बताती हूँ। जैसे सपोज करो मैंने लिखा नन ऑफ अस डैश परफेक्ट। नन ऑफ डैश, सॉरी, नन ऑफ अस डैश परफेक्ट। ओके, अब इस चीज को ना ध्यान रखना। नन, नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब तब यूज करते हैं जब हम नन यूज करते हैं किसी एक चीज को बताने के लिए कि एक भी नहीं। नन ऑफ अस, हम में से एक भी नहीं परफेक्ट है। लिख लो, एक भी नहीं के कॉन्टेक्स्ट में, एक भी नहीं के कॉन्टेक्स्ट में लगेगा सिंगुलर वर्ब। एक भी नहीं, ठीक है। नो वन, नॉट वन, नन ऑफ अस इज परफेक्ट, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नन डैश इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। नन डैश इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। वॉज वर्ब में से बताओ, वॉज या वर्ब में से? वॉज या वर्ब में से? ठीक है,
यहाँ पे भी वर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वॉज। नो वन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, मैंने क्या बताया, एक भी नहीं। जब भी हम नन को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, एक भी नहीं, तब यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने बोला एक्सीडेंट में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ था, नन, नो वन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ पे मैं इस चीज को बात कर रही हूँ कि एक भी इंसान इंजर नहीं हुआ एक्सीडेंट में। ठीक है, क्या तुम लोगों के रूल कॉम्प्लिकेटेड? आई थिंक तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये रूल। आइडिया लग रहा है तुम लोगों को इसका मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? जब मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीजों में से कुछ भी नहीं, तब लगेगा सिंगुलर वर्ब। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, डोंट वरी, रुको। अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा वी इंटरव्यूड we interviewed several candidates, none was, सॉरी मैंने बोल दिया, none was selected। मैं बता देती हूँ, none was selected का मतलब है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू किया, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया, उनमें से एक भी इंसान को सिलेक्ट नहीं किया। none was selected, इसका मतलब है एक भी नहीं। जब भी मैं बात करती हूँ एक भी नहीं के कॉन्टेक्स्ट में, तब मैं यहाँ पे नन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाऊंगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नन का एक और रूल है, वो बाद में करेंगे, पोर्शंस के केस में करेंगे। इसमें बताओ ये क्लियर है? जब भी मैं नन को कोई भी नहीं के केस में यूज करूंगी, कोई भी नहीं, तब हमेशा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। नॉट वन, यहाँ पे नन की बजाय लिख लो नॉट वन वॉज सिलेक्टेड, यहाँ पे सिंगल नॉट वन लिख लो। वी इंटरव्यूड सेवरल कैंडिडेट्स, नॉट वन वॉज सिलेक्टेड, कि उनमें से कोई भी एक भी इंसान को हमने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, जब भी हम नन को यूज करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक भी नहीं, तब नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, चलो आगे। कोई बात नहीं, इतने डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स करेंगे। मैंने काफी क्वेश्चंस बना के 40 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए भिजवा दिए हैं। एक होम शीट है, एक क्लास शीट है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। थोड़ा रिवाइज भी करोगे, और एनीवे यू हैव बीन सिटिंग विद मी फॉर 1.5 आवर, एग्जॉस्शन सबको हो जाती है, डोंट वरी। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल। अच्छा, ये वाला छोड़ दो। ओके, अब यहाँ पे आओ मेरे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टिव्स, पॉजिटिव्स, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट मेंशन फर्स्ट। अब ये मैंने एक हिंट रूल लिखा हुआ है, लेकिन अब तुम ना एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाओ मेरे साथ, मेरे साथ एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाओ, लिखो। लिखो एज वेल एज, एज वेल एज, along with, besides, together with, including,
as well as along with, besides, together with, including, with all, लिख लिया, लिस्ट लिख ली सबने? जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ठीक है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 इन वर्ड्स के साथ जुड़े होते हैं, इन कनेक्टिव्स या इन पॉजिटिव्स के साथ जुड़े होते हैं। फोर्थ वन, इंक्लूडिंग, सॉरी, टुगेदर विद, as well as along with, besides, together with, including, with सिंपल भी with कर लोगे तब भी चल जाएगा। जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इन वर्ड्स के साथ जुड़े होते हैं तो हमेशा जो वर्ब है दैट इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। इसका मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, इतना नोट डाउन कर लो, देन विल मूव टू एग्जांपल। डन? ओके, अगर सबने डन कर लिया है तो देखो, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ एग्जाम्पल से। ये रूल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझ आएगा, मैंने जगह ही नहीं छोड़ी। रुको, इसको इरेज कर, सबका लिख, सबने लिख लिया तो प्लीज मुझे, मैं इरेज कर रही हूँ इसका नाम। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, देखो, द, कलर चेंज, द प्राइम मिनिस्टर along with his ministers डैश अराइव्ड। अब बताओ क्या होगा? हैज या हैव? सोच के बताना, रूल लिखवा दिया मैंने तुम्हें। द प्राइम मिनिस्टर along with his ministers, the prime minister along with his ministers dash arrived। यस yes। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 क्या है, हिज मिनिस्टर्स, अगर वो जुड़े होते हैं अलोंग विद पॉजिटिव्स या कनेक्टिव्स जो लिस्ट दी है, ठीक है, तो हमारा जो वर्ब है दैट इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। सो सब्जेक्ट 1 इज द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज सिंगुलर, और वर्ब कौन सा लगेगा हमारा, सिंगुलर। दैट मीन्स इट शुड हैज, सॉरी, इट शुड हैव एस या ईएस, इट शुड हैव आइदर एस और ईएस, तो बन जाएगा हैज। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स हैज अराइव्ड। अगर ये सारा का सारा क्वेश्चन उल्टा होता, अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता और इसके अंदर ऐसे होता, द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर डैश अराइव्ड, इस केस में क्या करोगे? इस केस के अंदर क्या करोगे बताओ? हैज होगा कि हैव होगा? दो मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर डैश अराइव्ड। अब ये देखो अगेन, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, दे आर कनेक्टेड बाय इंक्लूडिंग। ओके, सो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ऐसे वाले कनेक्टिव्स या पॉजिटिव्स आएंगे तो वी विल, sorry, our verb should be according to subject 1। subject 1 here is plural, so यहाँ पे has ना आके केवल आएगा have। the ministers including the prime minister have arrived। is that okay with everyone? last 3 rules left, let's move forward। okay, yes। अब ना कई बारी हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में ऐसा होता है, a number
of a number of students dash eating lunch. The number of student dash eating lunch. अब बताओ। इस केस में बताओ, 3 बच्चों का आंसर आया, बाकी लोग भी सोच समझ के आंसर देना, मैं बता दूंगी। A number of students eating lunch. The number of student dash eating lunch. ओके, अब यहाँ पे जब मैं किसी भी चीज को बोलती हूँ ना, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स बहुत सारे बच्चे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ईटिंग लंच। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपना लंच कर रहे हैं। तो जब भी मैं ऐसे बोलूंगी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स बहुत सारे बच्चे। लेकिन जब मैं बोलती हूँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, the number of student means I am specifically talking about one set of students. One set of students, a specific set of students, इसलिए इसके साथ लगेगा s. The number of student is eating lunch. एक तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, जब भी a number of के साथ लगता है तो उसका जो नाउन होता है वो भी प्लूरल होता है, लेकिन जब द नंबर ऑफ होता है तो उसका नाउन भी सिंगुलर होता है और उसका वर्ब भी सिंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में। लाइन नंबर 1 में आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आई से अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ईटिंग लंच मीन्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ईटिंग लंच। बट इन सेंटेंस नंबर 2, when I say the number of student is eating lunch, that means I'm talking about a specific set of students, specific set of students, इसलिए ये यहाँ पे इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। इज दैट ओके? ठीक है, अ नंबर और द नंबर में याद रखना, अ नंबर में लगता है प्लूरल वर्ब, द नंबर में लगता है सिंगुलर वर्ब। इतना सा याद रख लो, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट तुम्हें ये पता होगा अ नंबर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, द नंबर के साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। सबको क्लियर है? प्लीज सब जवाब दो मुझे। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है। सबको क्लियर है? तभी मैं नेक्स्ट रूल पे चलूं। किसी को कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सेकेंड लास्ट केस है, देखो। In case your sentence begins with here or there, in case your sentence begins with here or there, the verb depends on the subject that comes after the verb. ठीक है, अब ये complicated है, समझो। In case your sentence begins with here or there, the verb depends on the subject that comes after the verb. अब मैंने जो बोला है सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझोगे तो बहुत इजी है। मैंने बोला है देयर डैश 24 hurdles in the game। मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर से, देयर से, और ये वाला जो मेरा है यहाँ पे आएगा वर्ब, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 24 हर्डल्स की, दैट इज माय सब्जेक्ट।
तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर इज के देयर आर? देयर इज आएगा कि देयर आर आएगा? रूल को भी समझो। मैंने बोला इन केस माई सेंटेंस बिगिंस विद हेयर और देयर, verb depends on the subject that comes after the verb. इस verb के बाद आने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे there is आएगा कि there are आएगा। तो सिंस यहाँ पे 24 हर्डल्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ आएगा there are। ओके, आई विल नॉट यूज येलो एंड व्हाइट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आर। देयर आर 24 हर्डल्स इन द गेम, क्योंकि देयर, हेयर मेरा सेंटेंस देयर या हेयर से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेरा आना था वर्ब। तो मैंने बोला जो मेरे वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, मेरे वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग मेरा वर्ब होगा। देयर डैश वन, सॉरी, देयर डैश वन गर्ल इन द रूम। अब क्या आएगा? यस, यहां पे क्या आएगा? मैं बात, मेरे सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर से, और यहाँ पे मेरा आएगा वर्ब, और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक लड़की की, कि मेरे एक रूम में, सॉरी, इस रूम में केवल एक ही लड़की है। सो देयर इज वन गर्ल इन द रूम। देयर इज वन गर्ल इन द रूम। तो देयर या हेयर के केस में आपका वर्ब डिपेंड करेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। ठीक है, लास्ट रूल करते हैं आज के दिन का, दैट इज रूल नंबर 14, दैट इज पोर्शंस। अब मुझे एक बात बताओ, बिफोर आई स्टार्ट विद पोर्शंस, इतने सारे रूल्स करा दिए, 13 रूल्स मैंने करवा दिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड? तभी मैं लास्ट रूल पे चलती हूँ, बिकॉज दिस विल बी आवर कंक्लूडिंग रूल। एनी प्रॉब्लम सो फार? सबको समझ आ रहा है? बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। कोशिश मेरी यही रही थी कि मैं सारे रूल को ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊं। ओके, गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं पोर्शंस की। पोर्शंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? पोर्शंस का मतलब क्या होता है? यस, एक्सीलेंट। पार्ट्स या हिस्सा। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं जो पोर्शंस को डिपिक्ट करते हैं, जैसे सम मतलब कुछ हिस्सा किसी चीज का। majority, majority मीन्स 50% से ज्यादा, किसी चीज का 50% से ज्यादा हिस्सा इज कॉल्ड majority। नेक्स्ट इज ऑल, ऑल मतलब सारा का सारा हिस्सा। इफ आई से ऑल, दैट मीन्स सब कुछ, सब कुछ उसमें से, दैट इज कॉल्ड ऑल। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला ओके, फ्यू और हाफ, नन। यहां पे नन एज अ पार्ट है, कुछ भी नहीं। वो वाले नन को और इस नन को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। वन फोर्थ, ठीक है, ऐसे करके हिस्सा। क्वार्टर, यस क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ समथिंग। हमें जगह नहीं है लिखने की, कहाँ लिखूं, एक सेकेंड, यहाँ लिख देती हूँ इसको ना, पार्ट्स और हिस्से को रब कर, क्वार्टर, क्वार्टर, ओके। और सॉरी, अच्छा, इतना तुमको समझ आ गया कि मैंने हिस्से की बात कह दी, दीज आर पोर्शंस। अब पोर्शंस के केस में सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल लगेगा, सोच के बताओ। इन केस ऑफ पोर्शंस विल इट बी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब? सोच के बताओ। ओके, साहिल सेज प्लूरल। अच्छा, सबको लगता है सिंगुलर प्लूरल। अब मैं बताती हूँ। पोर्शंस के केस में हमेशा डिपेंड करता है कि मैं किस
के पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ, किस के पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा वर्ब उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द पाई डैश इन द फ्रिज, ऑल ऑफ द पाई डैश इन द फ्रिज। अब देखो मैंने क्या बोला, यहां पे मैं किसके पोर्शन की बात कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरा वर्ब लगेगा। मैं यहाँ पे पाए के पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ, पाए इज सिंगुलर हेयर, तो मैं बोलूंगी ऑल ऑफ द पाए इज इन द फ्रिज। सिमिलरली अगर मैं बोलूं सम ऑफ द पाइज, फिर क्या बोलूंगी, डैश इन द फ्रिज, तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे मैं किसके हिस्से की बात कर रही हूँ, पाइज के हिस्से के बारे में बात कर रही हूँ, और पाइज क्या है, प्लूरल, तो मैं लिखूंगी सम ऑफ द पाइज आर इन द फ्रिज। नन ऑफ द केक डैश लेफ्ट, नन ऑफ द केक डैश लेफ्ट। यस, नन ऑफ द केक इज लेफ्ट, कि सारे के सारे केक में से कुछ भी नहीं बचा। तो जब भी मैं पोर्शंस की बात करती हूँ तो डिपेंड करता है कि मैं किसके पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्शन ऑफ अ सिंगुलर थिंग, my verb would be singular. If I'm talking about portion of a plural thing, my verb would be plural. Half of the chocolates dash in the fridge. Half of the chocolates dash in the fridge. Excellent. Half of the chocolates are in the fridge. क्यों? पोर्शन के हिस्से में मैं ये याद रखूंगी कि किसके पोर्शन की बात करी जा रही है, किसके पोर्शन की बात की जा रही है, मेरा वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मैं पाए के पोर्शन के बारे में बात करूं तो इज लगेगा, पाइज के पोर्शन के बारे में बात करी तो आर लगेगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? दिस वाज द लास्ट रूल फॉर द डे। एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई सेंटेंस में कुछ भी समझ ना आए कि मैम सिंगुलर लगेगा प्लूरल लगेगा, इतना याद कर लेना कि क्या सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्ब लगा देना, तुम्हारा सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। क्या सबको समझ आ गए हैं? इज इट ओके विद एवरीवन? एनी डाउट्स, एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड, अभी के अभी पूछो, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू आवर शीट एज वेल, क्लास की शीट भी करेंगे हम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, डू यू वांट मी टू डू द शीट विद यू, कि ऐसा करें कि आप लोग शीट कर लो और एक दिन मैं तुम्हारे साथ डाउट क्लास रख लूंगी। वैसे मैंने शीट के अंदर क्वेश्चंस प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, बी इट क्लास शीट और होम शीट। विल डू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड इसके बाद बाकी आप होमवर्क में कर लेना। कोई डाउट्स होंगे तो विल कीप अ सेपरेट डाउट क्लास एज वेल। ओके, ओके फॉर एवरीवन। थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़े से क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। तो अभी तुम्हारी स्क्रीन बंद होगी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपके क्वेश्चंस, आई विल ओपन योर क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। You'll have to give me 1 minute, just let me open my sheet, उसके बाद we'll do it.
ओके, देखो मैंने अपनी शीट शेयर की है तुम लोगों के साथ, क्या सबको दिख रही है? ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एनी एंड हर ब्रदर्स डैश एट स्कूल। सब साथ चलेंगे, कोई भी भागेगा नहीं, फटाफट आंसर्स नहीं करोगे, जो क्वेश्चन पे मैं हूं वही कर चलेगा, ठीक है? अब एनी और उसके भाई क्या है? सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू क्या है? प्लूरल, तो आर एट स्कूल। एक्सीलेंट। आइदर माई मदर और माई फादर डैश कमिंग टू द मीटिंग। आइदर माई मदर और माई फादर डैश कमिंग टू द मीटिंग। अब क्या याद किया था? आइदर और के केस में जो वर्ड वर्ब के ज्यादा पास है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगेगा। तो माई फादर इज सिंगुलर, तो क्या आएगा? इज कमिंग टू द मीटिंग। आइदर माई मदर और माई फादर इज कमिंग टू द मीटिंग। द डॉग और द कैट्स डैश आउटसाइड। एक्सीलेंट। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़े हैं और से, और के केस में भी यही होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा पास हो। और कैट्स क्या है? प्लूरल, तो यहाँ पे आएगा आर। आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। ये तो हम कर चुके हैं। आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। एक्सीलेंट। इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर, या तो मेरे जूते या तुम्हारा कोट हमेशा जमीन पर होता है। तो आइदर और के केस में कोट इज क्लोजर टू वर्ब, सो यहां पे लग जाएगा इज। जॉर्ज एंड टमारा डैश वांट टू सी दैट मूवी। जॉर्ज और टमारा मिलके क्या बनाते हैं? दो सब्जेक्ट। ये क्या बना रहे हैं? दो सब्जेक्ट। और तुम्हें पता है दो सब्जेक्ट के केस में एस या ईएस नहीं लगेगा, यहाँ आएगा डोंट वांट टू सी दैट मूवी। बेनिटो डैश नो द आंसर। बेनिटो डैश नो द आंसर। एक्सीलेंट। बेनिटो डज नॉट नो द आंसर। बेनिटो डजंट, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के केस में क्या लगता है? एस या ईएस। तो डजंट मीन्स डज नॉट, तो यहां पे आएगा डजंट। वन ऑफ माई सिस्टर्स गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। यस, मेरी सारी सिस्टर्स में से एक सिस्टर फ्रांस जा रही है। मैं अपनी सारी सिस्टर्स में से किसी एक सिस्टर की बात कर रही हूं, एंड दैट इज, इसलिए यहां पे सिंगुलर आएगा, एंड दैट इज। द मैन, सॉरी, द मैन with all the birds, the man with all the birds dash on my street. Excellent. अब यहां पे देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था? विद के केस में सब्जेक्ट वन कौन सा है? मैन, और सब्जेक्ट टू है बर्ड्स। लेकिन मैं मेनली किसकी बात कर रही हूँ कि एक आदमी अपनी सारी बर्ड्स के साथ मेरी स्ट्रीट में रहता है। तो मैं बात यहाँ पे एक सिंगल मैन की कर रही हूँ, इसलिए मेरा आएगा लिव्स। एस या ईएस वाला सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। द मूवी इंक्लूडिंग ऑल प्रीव्यूज अबाउट 2 hours to watch. एक्सीलेंट। सेम थिंग अगेन, मैंने तुम्हें क्या बोला था? द मूवी इंक्लूडिंग ऑल प्रीव्यूज, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू। अब यहां पे मैंने क्या बोला था? इंक्लूडिंग के केस में सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट वन द मूवी सिंगुलर, और इसके साथ आएगा टेक्स। द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन डैश टू विन। यस, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन, सब्जेक्ट वन है प्लेयर्स, इसके अकॉर्डिंगली लगेगा वांट टू विन। एक्सीलेंट।
आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवा दिया हुआ है। आइदर आंसर इज एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल है। एवरी वन ऑफ दोज बुक्स डैश फिक्शन, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स डैश फिक्शन। इनडेफिनेट प्रोनाउन एवरी वन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, इज फिक्शन। एक्सीलेंट। नोबडी, nobody dash the trouble I've seen, nobody dash the trouble I have seen. Yes, excellent. Knows, क्यों, nobody is indefinite pronoun, indefinite pronoun के साथ क्या लगता है, singular verb. Dash the news on at 5 or 6. यस, ये रूल अभी करवाया था कि न्यूज के साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। खबर चाहे एक हो, खबर चाहे अनेक हो, इट्स ऑलवेज न्यूज, न्यूज इज ऑलवेज, सॉरी, सिंगुलर। सो इज द न्यूज ऑन एट 5 और 6, इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स डैश जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाइल सिविक्स डैश एंड्रियाज फेवरेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के चाहे नाम में एस आ रहा हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही होगा, हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट, सिविक्स इज एंड्रियाज फेवरेट सब्जेक्ट। $8, $8, ये सोचने वाला है, सोचो। यस, अब यहां पे मैं तुम्हें बताती हूँ, $8 ना, हम इसको एक 1 यूनिट की तरह ले रहे हैं कि $8 मिलके उस मूवी की टिकट का प्राइस है। $8 मिलके एज 1 यूनिट आर बीइंग पेड एज प्राइस ऑफ दैट टिकट, इसलिए $8 इज द प्राइस ऑफ द इज द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज, क्योंकि मैं यहाँ पे $8 इकट्ठे एक यूनिट की तरह ले रही हूँ। डैश द ट्वीजर्स इन दिस ड्रॉर। ओके, अब तुम याद करो, जो तुम्हें कंफ्यूजिंग वर्ड्स की मैंने लिस्ट लिखवाई थी ना, वहां पे मैंने तुम्हें ट्वीजर्स शायद वर्ड नहीं लिखवाया था, इसीलिए नहीं लिखवाया था कि मुझे याद था कि ये क्वेश्चन में आना है। ट्वीजर्स क्या होते हैं, फोरसेप्स होते हैं ना, उसी की तरह ट्वीजर जैसे एक इंस्ट्रूमेंट बना होता है। जनरली ये या तो हेयर प्लकिंग के लिए यूज किया जाता है, या कभी साइंटिफिक लैब्स में भी यूज किया जाता है छोटी छोटी चीजों को उठाने के लिए। तो ट्वीजर्स जैसे सिजर्स होती है ना, इसके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा, ठीक है। जो हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखे थे उसके लिस्ट में ऐड कर लेना। जस्ट लाइक सिजर्स, जस्ट लाइक स्पेक्टिकल्स, ट्वीजर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन पेयर इन नेचर, दैट इज वाई इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। योर पैंट्स डैश एट द क्लीनर्स। Yes, excellent. Your pants are at the cleaners. Your pants are at the cleaners means pants हमारी हमेशा क्या होती है, plural. Dash, sorry, there dash 15 candies in the bag. Now there is, sorry, there dash only one left. Yes, there were, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, there और here के केस में verb depends on the subject that comes after the verb. So there were 15 candies, क्योंकि 15 candies is plural. Now there is only one left means one की बात कर रहे हैं, that is singular. The committee dash these questions carefully.
ठीक है, क्यों डिबेट्स, क्यों, क्योंकि ये मिलकर मिलकर एज वन यूनिट, मिलकर ओके, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? चेक करो। माय इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे जो हम कर रहे थे, दैट इज द कमिटी डिबेट्स दीज क्वेश्चंस केयरफुली। अब देखो कमिटी यहाँ पे एकजुट होके एज वन एंटिटी सारे क्वेश्चंस को केयरफुली डिबेट कर रही है। सो इसलिए हम कमिटी को एक यूनिट की तरह लेंगे और लिखेंगे डिबेट्स। तो ये हमारे क्लास के क्वेश्चंस थे। आई थिंक कोई डाउट्स किसी को आज के टॉपिक में, आज के क्वेश्चंस में? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्लास भी हम ऐसी ही रखें? नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाऊंगी, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी, आप लोग आपको लगेगा कि मैम वाओ। नेक्स्ट क्लास आपको पता लग जाएगा, आई एम नॉट श्योर कब है। तो नेक्स्ट क्लास में भी आपको काफी चीजें बताऊंगी, टॉपिक भी आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और क्लास का टाइमिंग भी कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? ठीक है, और डोंट वरी, आपको टेंसेस, नहीं टेंसेस अभी स्टार्ट ही नहीं किया। दिस वाज द फर्स्ट क्लास, दिस वाज योर फर्स्ट क्लास विद मी। बाकी आप लोग, आपके जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनसे एक बार पूछ लेना कि क्या कौन सी क्लासेस होनी है कौन सी नहीं। ये वाली मेरे साथ फर्स्ट थी, नेक्स्ट में जो टॉपिक करवाएंगे वो भी आपको कम्युनिकेट हो जाएगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? सबको समझ आ गया ना? चलो ठीक है, थैंक यू, यू वर अ ग्रेट क्लास। आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग बहुत इंटरैक्टिव एंड प्रोएक्टिव थे। नेक्स्ट क्लास भी कोशिश करेंगे कि हम मिलके बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ लर्न करें। इज दैट ओके? चलो, आई सी